गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मऊ से सपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी संगन मिलन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद चित्रकूट जेल से कासगंज की पचलाना जेल शिफ्ट कर दिया गया है। किसी भी वक्त पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कासगंज जेल पहुंचा सकती है, जहां उन्हें कड़ी निगरानी के बीच हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 3 या 4 में रखा जाएगा, जो कहीं न कहीं पचलाना जेल प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। दरअसल देर रात ही पुलिस की टीम अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट से कासगंज जेल लेकर रवाना हो गई। आपको बता दें कि पत्नी से मुलाकात को लेकर खुलासे के बाद अब्बास अंसारी को चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है, जबकि उसकी पत्नी निखत 16 फरवरी तक चित्रकूट जेल में ही रहेगी। मिलन कांड के खुलासे के बाद जेल प्रशासन ने अब्बास को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी। तो किसी भी वक्त कासगंज जेल शिफ्ट किया जा सकता है अब्बास अंसारी को। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, चित्रकूट जेल से कासगंज की पचलाना जेल लाया गया अब्बास अंसारी को, और इसके बाद अब जेल में पत्नी संग रोज घंटों तक मुलाकात का भंडाफोड़ हुआ था। उसके बाद ये जेल को बदला गया है। किसी भी वक्त अब्बास को पचलाना जेल शिफ्ट किया जा सकता है। तो पत्नी से मुलाकात के बाद तमाम खुलासे हुए, उसके बाद ये फेरबदल हुआ है। 10 फरवरी को भंडाफोड़ के बाद पत्नी निखत की गिरफ्तारी भी हुई थी इस पूरे मामले में। पिछले साल 19 नवंबर को प्रयागराज से चित्रकूट जेल लाया गया था अब्बास अंसारी, और अब एक बार फिर से जेल बदल दिया गया है। तो अपनी पत्नी से मुलाकात की थी, जेल पहुंच गई थी निखत अंसारी। उसके बाद से ही कानूनी शिकंजा और बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बाद अब उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला की विधायकी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद विधायकी रद्द करने की मांग उठने लगी है। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट को रिक्त घोषित करने की मांग कर दी है। दरअसल मुरादाबाद के छटलैट थाने में साल 2008 के एक केस में आजम और अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार विधायकी पर संकट के बादल है। इसी को लेकर आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग रखी है। लेकिन घटना के वक्त अब्दुल्ला के नाबालिग रहने की वजह से उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है, जबकि अगर उससे पहले विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त होती है तो उनके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो स्वार सीट को रिक्त घोषित करने की मांग अब यहां उठने लगी है। कोर्ट से अब्दुल्ला को 2 साल की सजा मिली हुई है। तो इस पूरे मामले में 2008 के मामले में ही आजम अब्दुल्ला को सजा मिली है। जिस तरीके से मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट का निर्णय आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और देश में ये पहला ऐसा मामला साबित होगा जहां पर एक ही विधायक की दोनों बार विधायक बनने के बाद दोनों बार कोर्ट ने ही उनकी विधायकी को छीना। तो निर्णय बिल्कुल सही है, और हमेशा सत्य की ही जीत होती आई है और आगे भी सत्य की ही जीत होगी। हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखा है कि इसमें कोर्ट के निर्णय का संज्ञान लेते हुए और इस सीट को रिक्त किया जाए और आगे की जो प्रक्रिया है उसको आरंभ किया जाए। तो उधर आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई होने वाली है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले में यह सुनवाई होगी, और 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराने होंगे। दरअसल अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और पत्नी ताजीन फातिमा आरोपी है। वहीं हेट स्पीच मामले में आजम आरोपी है। अब इन दोनों मामलों में आरोपित अभियुक्तों के बयान दर्ज होने वाले हैं। तो अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला, हेट स्पीच मामले में भी आज आजम के बयान दर्ज होने हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में 2 केस पर सुनवाई आज होने जा रही है। तो अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है। हेट स्पीच के मामले में भी आज बयान दर्ज होने वाले हैं। तो सुनवाई आज इस केस में होने जा रही है। आजम अब्दुल्ला तंजीन के बयान दर्ज होने जा रहे हैं। तो हेट स्पीच के मामले में भी ये बयान दर्ज किया जाएगा। पत्नी के बयान भी आज दर्ज होने वाले हैं। और कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मां बेटी की मौत के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल गिरफ्तार हो गया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने की तलाश अब और तेज कर दी गई है। दबिश जारी है। आज बिठूर घाट पर परिजन का
अंतिम संस्कार करेंगे परिजन। मां और बेटी के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होगा, जिसमें बीजेपी के जिला स्तर के नेता शामिल रहेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार कराने की जिला प्रशासन और पुलिस की तैयारी पूरी है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई है, बाकी की तलाश जारी है। दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से, यानी कि तलाशी अब और तेज कर दी गई है। कई सवाल इस पूरे अग्निकांड के बाद उठी है। मां बेटी की मौत के मामले में अभी तक 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाकी जो आरोपी है अब उनकी तलाश अब यहां पर की जा रही है। कौन कौन इसमें था, कौन कौन शामिल रहा है, हर किसी की तलाश और तेज यहां पर कर दी गई है। दबिश पुलिस की तरफ से दी जा रही है इस पूरे मामले में। कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर देहात के पीड़ित परिजनों से बातचीत करी है, आश्वासन उनको दिया है, उनकी मांगों को पूरा करने का विश्वास दिया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दरअसल परिजनों ने डिप्टी सीएम के सामने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, दोनों भाइयों के लिए सरकारी नौकरी, जमीन के पट्टे के अलावा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और सीएम से मिलने की मांग रखी है। आप भी सुनिए डिप्टी सीएम ने किस तरीके से बातचीत की है। कानपुर की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। एसडीएम सहित जितने भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर की आदेश हो गए हैं, एफआईआर हो गई है और इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको हमने गंभीरता से लिया है और किसी को हम छोड़ेंगे। कृपया देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल इसको राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में कानून के राज का एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है सपा, देखिए वो केवल राजनीतिक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजेश विश्वविद्यालय में ओपीडी शुरू होने जा रही है। दरअसल गोरखपुर में 300 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। और अब 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी यहां आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा शुरू करने वाली हैं, जिससे गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी के प्रदेश के सभी आयुष महाविद्यालय संबद्ध होने वाले हैं, तो इसका फायदा सीधे लोगों को पहुंचने वाला है। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लोगों को इस ओपीडी का फायदा होगा। गुरु गोरखनाथ राजेश विश्वविद्यालय का शुभारंभ आज आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। और अब बात, क्या पाला बदल लेंगे सपा के सिपाही? राजभर के दावे के बाद सियासत हाई है, क्योंकि सपा में छिड़े मानस संग्राम के बीच ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर सपा की टेंशन बढ़ा दी है। राजभर का अखिलेश पर अटैक, क्या गिरेगी सपा की विकेट? क्या पाला बदल लेंगे सपा के सिपाही? राजभर के दावे पर सियासत हाई। जब से ओम प्रकाश राजभर सपा का दामन छोड़कर गए हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौका कोई हो, अखिलेश पर निशाना साध ही देते हैं। लेकिन जब राजभर ने सपा की रेड ब्रिगेड के बारे में ऐसा दावा किया कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान से पहले भूचाल आ सकता है, क्योंकि राजभर ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और भाजपा से आए दारा सिंह चौहान की पाला बदलने की बात कह दी। तो आप भी देख रहे हैं कि जो फिगर आ रहे हैं, क्या होने वाला है, वो तो समय हमने करीब 1 महीना लगभग पहले बता दिया है कि बहुत से लोग पाला बदलने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने रामचरितमानस पर स्वामी के यू टर्न पर पहले उन्हें दल बदलू बताया और फिर उनके भी भाजपा के संपर्क में होने की बात कह दी। देखिए, ये दल बदलू नेता लोग हैं, ये कभी बसपा में, कभी सपा में, आज अभी भाजपा में, सपा में, अब फिर दाव लगाने के चक्कर में होंगे।
जिस चौपाई की बात वो कह रहे हैं, आज प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। बसपा की सत्ता 4 बार रही, तो बसपा की सत्ता जाते जब देखा तो रामम शरणम गच्छामि। गौरतलब है कि जब से सपा और सुभाषपा का तलाक हुआ है, राजभर और अखिलेश के बीच कोल्ड वार छिड़ गया है। क्योंकि जब अखिलेश काशी पहुंचे थे तो राजभर के बागी शशि प्रताप सिंह से मुलाकात की थी, और अब ओम प्रकाश राजभर का ये बयान क्या उस मुलाकात पर पलटवार करने के लिए दिया गया है या फिर इन दावों में वाकई कोई दम है? ओम प्रकाश राजभर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से राकेश प्रताप सिंह ने हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो बयान दिया था, कहीं न कहीं उस बयान के आधार पर ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने की बात कह रहे हैं। वहीं दारा सिंह चौहान के यहाँ जब वैवाहिक कार्यक्रम था तो उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री और खुद ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में कई सारी चीजें कह दी। लेकिन जब से सपा में मानस वाला विवाद शुरू हुआ है, सपा 2 खेमों में बट गई है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके लोग हैं, तो दूसरी तरफ राकेश प्रताप सिंह और उनके जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि स्वामी मानस पर बोलकर ब्राह्मण और सनातनी धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। पहले स्वामी प्रसाद जी ये सिद्ध करें कि वो हिंदू हैं कि बौद्धिस्ट हैं। अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में क्या चल रहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, उनसे क्या मतलब है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा में छिड़ी मानस वाली जंग पार्टी में 2 फाड़ करा देगी या प्रदेश कार्यकारिणी के साथ खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। यहां उन्होंने अनुप्रिया और आशीष पटेल द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर तंज कसा और सौतेले व्यवहार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 2022 का चुनाव आया, टिकट बंटवारा शुरू हुआ तो हर सीट पर लगभग 2, 4, 5 लोगों को आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल यही बोले कि आपको मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिले। तो मुख्यमंत्री जी का नाम इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम किया और इनका प्रयास ये था कि अगर इतना मैं बदनाम कर दूंगा इनको कि अगले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भी तो इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। यही इनकी प्लानिंग थी। अब लखनऊ से बड़ी खबर है। जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री को पेरोल मिल गई है। बेटे की शादी के लिए 1 हफ्ते की पेरोल मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति को पेरोल दे दी है। 5 मार्च को गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी होनी है। दरअसल रेप और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 9 केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद है और अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर 56 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म जमानत मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार के विरोध करने पर कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए यानी 1 हफ्ते की पेरोल दी है। इसके बाद फिर से जेल में वापसी होगी। तो 1 हफ्ते के लिए बाहर आई हैं पूर्व मंत्री। बेटी की शादी के लिए 1 हफ्ते की पेरोल मिली है। हालांकि 56 दिन के लिए बाहर आने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन सरकार के विरोध के बाद हाईकोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 हफ्ते की परमिशन दी गई है। बेटी की शादी तक बाहर रह सकती हैं वो। उसके बाद गायत्री प्रजापति को वापस जेल आना होगा। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज G20 की बैठक का आखिरी दिन है। G20 की डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप बैठक का आज समापन होगा। आज सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी बातें रखने वाले हैं। राजधानी में 3 दिवसीय बैठक का आज समापन हो जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो G20 की डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप बैठक का समापन आज होने जा रहा है और इस दौरान सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी बातों को सामने रखेंगे। सभी का संबोधन होने जा रहा है। तो राजधानी में 3 दिन तक चला ये बैठक आज समाप्त हो जाएगा। तो आज अपनी अपनी बातें सब सामने रखने वाले हैं अलग अलग देशों के प्रतिनिधि की तरफ से इस बैठक को लेकर के, क्योंकि आज समापन होने जा रहा है G20 की बैठक का। यूपी पुलिस को और स्किल्ड बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। डीजीपी ने अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि मंडल संग बैठक की है। बैठक में सॉफ्ट स्किल्स, ट्रेनिंग ऑफ सेंटर ट्रेनर्स, पुलिसिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश, इसी के साथ साइबर क्राइम मैनेजमेंट, जेंडर
सोशल मीडिया और इमेज बिल्डिंग को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में डीजी ट्रेनिंग डॉक्टर संजय एम तर्डे, एडीजी क्राइम एम के बशराल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा मीरा रावत, एडीजी स्थापना संजय सिंघल, एडीजी सुरक्षा बीके सिंह, एडीजी कार्मिक रजा श्रीवास्तव, एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा यहां मौजूद रहे और इस दौरान डीजीपी के जीएसओ एन रविंद्र यहां मौजूद रहते हैं और सोशल मीडिया सेल के एएसपी राहुल श्रीवास्तव मौजूद रहे। तमाम मुद्दों पर यह बातचीत की गई। पुलिस को और स्किल्ड कैसे बनाया जाए, यूपी पुलिस को और स्किल्ड बनाने की कवायद तेज हो गई है। तमाम बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यहां पर इन सभी बातों को लेकर के बातचीत हुई है, मंथन किया गया। लखनऊ से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज हटा दिए गए हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से अटैच किए गए, यह इस वक्त बड़ी खबर है। संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को दिया गया है निदेशक का चार्ज। तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से अटैच किए गए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज हटा दिए गए हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से अब अटैच किए गए। संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को निदेशक का चार्ज यहां पर सौंप दिया गया है। तो पहले जो अमित भारद्वाज थे उन्हें हटा दिया गया है और अब राज्य उच्च शिक्षा परिषद को लखनऊ के साथ अटैच किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज उन्हें हटा करके यहां पे नई नियुक्ति अब हो चुकी है। आज से बोर्ड परीक्षा का सीजन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली हैं, जिन्हें नकल विहीन बनाने के लिए हर बार की तरह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी मॉक ड्रिल आज होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यानी कि 8,753 केंद्रों पर परीक्षा देने जा रहे हैं। इनमें से 242 केंद्रों को संवेदनशील और 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। प्रदेश में 16 जिले अति संवेदनशील है, जहां के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में नकल विहीन बनाने के लिए तैयारियां यहां पर पूरी कर दी गई हैं। अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं जिन्हें संवेदनशील घोषित किया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। इस बार की परीक्षा में 58 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हैं। पिछले साल बलिया में पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के दावे किए हैं। इस बार छात्रों को नकल कराने वाले माफियाओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई का ऐलान हुआ है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा जो कि कल से शुरू होने वाली है, ऐसे में तमाम कोई भी विद्यार्थी नकल न कर पाए, इसको लेकर के सख्त कदम उठाए गए हैं। बलिया में पिछले साल पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने इस बार नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का दावा किया है। इसके तहत जहां पुलिस और एसटीएफ के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, केंद्र से लेकर जिलों तक को संवेदन और अति संवेदनशील की कैटेगरी में डाला गया है। तो वहीं ये साफ कर दिया गया है कि नकल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो साथ ही छात्रों को ऑर्गेनाइज तौर पर नकल कराने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। तो वहीं सरकार के सामने नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की कड़ी चुनौती होगी। वहीं इटावा में भी नकल विहीन परीक्षा को लेकर तैयारी कर ली गई है। यहां मुख्यालय पर सीसीटीवी कैमरों से लैस मॉनिटरिंग का सेल बनाया गया है, जहां से जिला विद्यालय निरीक्षक सभी 73 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। 73 परीक्षा केंद्रों पर नजर रहने वाली है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और इन कैमरों के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जाएगी ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके की नकल यहां पे कोई भी विद्यार्थी ना कर पाए। मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई भी नकल माफिया यहां पर अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोशिश ना कर पाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर दी गई है। और जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेकाबू कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हो चुकी है मौके पर ही और एक घायल बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जा रहे थे
बाइक सवार हादसे के बाद मौके से फरार हो चुका है। कंटेनर चालक जालौन से सोमई बाईपास पर यह हादसा हुआ है। तो बेकाबू कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार एक की मौत और एक घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। मध्य प्रदेश से ये सभी जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा होता है वहां जालौन के सोमई बाईपास पर यह पूरा हादसा, और इस हादसे में बाइक सवार एक की मौके पर मौत हो चुकी है और एक घायल बताए जा रहे हैं। तो भीषण हादसे के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बेकाबू कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है अपना, और एक घायल बताया जा रहा है। हालांकि बेकाबू जिस तरीके से ये कंटेनर यहां पे हुआ था, चालक कंटेनर को छोड़ करके फरार है। और अब खबर आगरा से सामने आ रही है। डीसीएम ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 10 से ज्यादा महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। फिरोजाबाद से अलीगढ़ जा रही बस को टक्कर मारी गई। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग लेकर लौट रही थी ये सभी महिलाएं। आगरा में एतमादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। डीसीएम ने बस को टक्कर मार दी और इस बस में महिलाएं सवार थी। हादसे में करीब 10 से ज्यादा महिलाएं जो कि घायल बताई जा रही हैं। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग लेकर के ये सभी महिलाएं जो कि लौट रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। गाजियाबाद से अब खबर सामने आ रही है। घर में लगी आग से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। घर में आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में इंदिरापुरी कॉलोनी की पूरी घटना, मामले की जांच में पुलिस हालांकि जुट चुकी है कि किस वजह से ये आग लगी। हालांकि आग का कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। तो जिस तरीके से लेकिन आग लगी है, बुजुर्ग की मौत इसमें हो चुकी है। घर में अचानक से आग लग जाती है और घर में मौजूद एक बुजुर्ग की मौत हो गई है इसमें आग में झुलस करके। गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। और अब अगली खबर गाजियाबाद से, जहां राजनगर में युवक के हुड़दंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गाड़ी की साइड वाले दरवाजे पर बैठकर हुड़दंग करने वाले लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गाड़ी को भी सीज कर दिया है। ये वीडियो आपके सामने गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर कुछ युवक गाड़ी में बैठ के हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे थे। आप देखिए, आप गाड़ी में विंडो से बाहर निकल के इस तरीके से हुड़दंग किया जा रहा था। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और साथ ही जानलेवा स्टंट है ये। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दी है, गाड़ी को भी सीज कर दिया है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के पास से करीब 10 दोपहिया गाड़ी बरामद हुई है। दिल्ली एनसीआर में वारदात को ये अंजाम देते थे और यहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोर गिरोह का खुलासा पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। गिरफ्तारी भी यहां पर की गई है। करीब 10 चोरी के जो वाहन थे वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। और अब बात ऑपरेशन तजाकिस्तान की, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत के करीब 200 लोग फंसे हुए हैं जो वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनमें 28 लोग गोरखपुर से हैं। तजाकिस्तान में फंसे ये लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर मजबूरन काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि तजाकिस्तान पहुंचते ही धोखे का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन तजाकिस्तान, वतन वापसी का इंतजार। सीएम योगी से लगाई गुहार, मदद करो सरकार। भारत के कई दर्जन लोग तजाकिस्तान जाकर बुरी स्थिति में फंस गए हैं। अब वो सरकार से वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे। ये लोग एजेंट के जरिए नौकरी करने तजाकिस्तान गए थे। इनकी संख्या करीब 200 के आसपास है। इनमें से ज्यादातर ड्राइवर हैं जो यूपी, बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं। इनमें करीब 28 लोग अकेले गोरखपुर के हैं। गोरखपुर प्रशासन से खास करके आग्रह है कि हम लोग गोरखपुर जो ऑफिस है न्यू ग्लोबल, हम लोग उसी के माध्यम से आए हुए हैं। फ्री का टिकट, फ्री का वीजा, फिर भी हम लोगों से 1,10,000 रुपया लिया है। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को चलाएं और इंडिया सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए, हमें हमारे वतन बुलाया जाए।
तजाकिस्तान में फंसे ये लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर मजबूरन काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि तजाकिस्तान पहुंचते ही धोखे का सामना करना पड़ा। इन लोगों को तय वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिली। ड्राइवरों से वो काम करवाए गए जो पहले उन्हें नहीं बताए गए थे। ये सभी ड्राइवर बेहद ठंड में काम कर रहे हैं। कई बार तो यहाँ का तापमान माइनस में पहुँच जाता है। इन ड्राइवर्स के बनाए हुए कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च कर तजाकिस्तान पहुंचे थे। सैलरी के नाम पर धोखा मिला। ज्यादातर लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर विदेश पहुंचे। इन लोगों ने कहा कि 500 अमेरिकी डॉलर देने की बात की गई, लेकिन सैलरी भी स्थानीय मुद्रा में दी जा रही। इन लोगों ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, यूपी सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। करीब 60 ड्राइवरों ने मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट भी शेयर की है। यूपी के देवरिया के रहने वाले मोइनुद्दीन अहमद भी उन ड्राइवरों में शामिल हैं जो तजाकिस्तान के रोगुन में फंसे हुए हैं, जो वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।